नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण का नेक्स्ट टॉपिक समास के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई भी जो एग्ज़ाम होता है, प्रतियोगी एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है ये। हर एग्ज़ाम के अंदर इससे एक ना दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है जिनमें हिंदी व्याकरण सम्मिलित हो। दोस्तों, रीट हो, सीटेट हो, टेट हो या पटवार हो या अन्य कोई एग्जाम भर्ती है जिनमें समास का टॉपिक रहता है, उनमें हर बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपको ऐसी ट्रिक बताई जाएगी जिससे आप जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे आंसर मात्र 5 सेकंड में बता देंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले हर न्यू वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। हम सबसे पहले हम देखते हैं समास की परिभाषा कि समास किसे कहते हैं। तो दोस्तों, समास किसे कहते हैं? समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। क्या होता है समास का? तो दोस्तों, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। एक कोई आपको लाइन दे दी लंबी सी, उस लाइन को आपको एक शब्द में लिखना है तो उसे ही क्या कहेंगे? समास कहेंगे। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास, सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। तो दोस्तों, दो या दो से अधिक शब्द या क्या पद, जब बीच की उनकी विभक्तियां होती है, बीच में लगे हुए कुछ चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह, उनको उठाकर जब छोटा रूप बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको समास, सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। जैसे देख सकते हैं हम, रसोई के लिए घर। दोस्तों, रसोई के लिए घर के अंदर आप देख रहे हैं कि के लिए यहाँ पर विभक्ति है, इसका विलोप हो जाएगा और शब्द बन जाएगा रसोई घर। ये क्या? एक सामासिक पद है। यह है हमारी समास की परिभाषा। आगे हम देखते हैं समास विग्रह कि समास विग्रह किसे कहते हैं। किसी समस्त पद या सामासिक पद को उसके विभिन्न पदों या विभक्तियों सहित पृथक करने की क्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। अब कोई पद है आपके पास, आपको दे दिया कि विद्यालय। अब इसको विद्यालय को वापस आपको लिखना है, उसकी जो विभक्तियां हैं, जो उसके चिन्ह है, कारक चिन्ह है, उनके साथ लिखना है, तो उसको ही समास विग्रह कहते हैं। जैसे हम देखते हैं विद्यालय का क्या होता है? विद्या के लिए आलय। क्या होता है? विद्या के लिए आलय, ये होता है विद्यालय का। माता पिता, माता और पिता। तो दोस्तों, माता पिता है ये एक सामासिक पद है और माता और पिता ये क्या है? समास विग्रह युक्त लाइन है। अब आगे हम देखेंगे समास के प्रकार। तो दोस्तों, समास है ये 6 प्रकार का होता है। अब प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों? समास 6 प्रकार का है। पहला है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास। दोस्तों, अब एक एक के बारे में हम बारी बारी से संपूर्ण जानकारी लेंगे। आपको ऐसे ट्रिक बताएंगे जिससे कि आपको कोई भी जो सामासिक पद दिया हुआ हो उसका कौन सा समास है, उसके अंदर उसकी सामासिक विभक्ति क्या होगी, वो आप उसको देखते ही बता सकते हैं। इसलिए आप अंत तक मेरे साथ बने रहे। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, शेयर करना तो आपका फर्ज बनता है, शेयर करके इसको अधिक से अधिक इस वीडियो को फैला दे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं अव्ययी भाव समास। क्या होता है अव्ययी भाव समास? तो दोस्तों, पहला पद प्रधान होता है। जो अव्ययी भाव समास है इसके अंदर पहला पद, दोस्तों समास के अंदर क्या होते हैं? 2 पद होते हैं। एक पद, 2 पद, ये 2 पद हो गए। 2 पद मिलकर सामासिक पद बनाते हैं। इनमें से जो पहला पद होता है अव्ययी भाव समास में, वो क्या होता है? प्रधान होता है। पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। या तो जो पहला पद रहेगा ये पद रहेगा पहला, ये क्या रहेगा? अव्यय रहेगा। या फिर ये पूरा का पूरा पद ही क्या हो जाएगा? अव्यय रह जाएगा। अब दोस्तों, अव्यय किसे कहते हैं? वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें अव्यय कहते हैं। किन के अनुसार नहीं बदलते? वे शब्द जो लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार, काल के अनुसार
अपना रूप नहीं बदलते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो दोस्तों पहला पद क्या होता है? इसमें प्रधान होता है। पहला पद या तो पहला पद होगा या पूरा का पूरा पद ही क्या होगा? अव्यय होगा। नेक्स्ट नियम क्या है इसका? यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। एक शब्द की पुनरावृत्ति अगर कैसे कि आपको दे देंगे दिन दिन, क्या दे देंगे? दिन दिन, तो वहां पे क्या हो रहा है दोस्तों? एक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास होते हैं। जो संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद होते हैं वो भी क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं। अब आगे देखते हैं हम अव्ययी भाव समास के उदाहरण। तो दोस्तों पहला है यथाशक्ति। तो दोस्तों यथा यहाँ पर क्या है? अव्यय है। शक्ति, तो यथाशक्ति क्या होगा? शक्ति के अनुसार, उसकी शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। हाथों हाथ, दोस्तों आपको देखो एक ही शब्द वापस क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। हाथों हाथ, तो ये एक अव्यय की बात ही, दोनों शब्द मिलकर काम कर रहे हैं। एक हाथ से दूसरे हाथ तक या हाथ ही हाथ में, इसका समास विग्रह क्या होगा? एक हाथ से दूसरे हाथ तक या हाथों ही हाथ। आमरण, यहाँ पर आ क्या आ गया? अव्यय आ गया। पहचानने की ट्रिक क्या है अव्ययी भाव समास की? अव्ययी भाव समास में जो पहला पद है आपके पास, जो शब्द है उसका पहला पद है वो क्या रहेगा? आपके पास अव्यय रहेगा, या पूरा का पूरा पद ही अव्यय रहेगा। कैसे कि यह हाथों हाथ, दोनों सेम शब्द, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होगी तो वो क्या? अव्यय की भांति कार्य करेगा। आमरण क्या होता है इसका अव्यय? समास विग्रह मरने तक या मरण पर्यंत। असमुद्र, समुद्र पर्यंत, यहाँ पे आ क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है वो क्या है? आ है एक अव्यय। भरपेट, भर क्या है? यहाँ पे अव्यय है, तो पेट भरकर। अनुकूल, अनुअव्यय है, जैसा कूल है वैसा। याव जीवन, इसका क्या होगा? जीवन पर्यंत। या यहाँ पे क्या है? अव्यय। नि क्या है? अव्यय। निर्विवाद, बिना विवाद के। दरअसल, दर क्या है यहाँ पर? अव्यय, असल में। बाकायदा, बा क्या है यहाँ पर? अव्यय, और कायदे के अनुसार। तो दोस्तों यह है अव्ययी भाव समास। इसको आपको ध्यान से देखना है। पहला पद इसके अंदर क्या होता है? जो हमारा समासिक पद होता है उसके अंदर पहला पद क्या होता है? इसमें प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होता है। अब दोस्तों दूसरी बात इसमें क्या है कि या तो पहला पद है वो क्या होगा? अव्यय होगा, या दोनों पद है जो ये दोनों के दोनों पद अव्यय होंगे। तीसरी बात इसमें क्या ध्यान रखनी है? तीसरी बात इसमें यह ध्यान रखनी है कि ये पद है इसके सेम ही दूसरा पद होगा। जैसे रात, यह होता है हमारा अव्ययी भाव समास। अब आगे हम देखते हैं तत्पुरुष समास। तो दोस्तों तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास में दूसरा पद, जो परपद होता है वो प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। तो दोस्तों पहली लाइन क्या है इसके अंदर कि तत्पुरुष समास होता है, उसके अंदर जो दूसरा पद होते हैं, दो पद होते हैं समासिक पद के अंदर, जो दूसरा पद होता है ये क्या होता है? प्रधान होता है। दूसरी लाइन क्या है इसके अंदर? अर्थात जो इसके अंदर जो लिंग और वचन है ये किस पर निर्भर करते हैं? दूसरे पद के ऊपर निर्भर करते हैं। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियां ने, है, ओ, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्तियों के अनुसार ही इसके उपभेद होते हैं। तो दोस्तों इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो कर्ता तथा संबोधन की जो विभक्तियां हैं, ने, है, ओ, अरे, इनके अतिरिक्त यानी एक तो कर्ता कारक और एक संबोधन कारक की जो विभक्तियां हैं इनको छोड़ करके अन्य जो भी कारक है उनकी विभक्तियां इसके अंदर प्रयुक्त होती है और इन विभक्तियों के अनुसार इसके क्या है? उपभेद होते हैं। पहला आएगा हमारे पास कर्म तत्पुरुष। अब कर्म तत्पुरुष क्या है?
कर्म तत्पुरुष। अब कर्म तत्पुरुष की विभक्ति क्या होती है? को। कर्म तत्पुरुष की विभक्ति होती है को। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, याद रह जाएगी। वो आपको मैं अंत में बता दूंगा कि ये जो आपके कारक होते हैं इनकी विभक्ति के जो शब्द है वो कैसे याद रखें। अब इसके अंदर क्या होता है कर्म तत्पुरुष में, इसके अंदर जो विभक्ति होती है वो क्या यूज होती है? को यूज होती है। कैसे यूज होगी? कर्षणार्पण, कर्षण को अर्पण नेत्र। क्या है? कर्षणार्पण, कर्षण को अर्पण या कर्षण को अर्पण नेत्र। शुकद, नेत्रों को शुकद। वन गमन, वन को गमन। तो दोस्तों कर्म तत्पुरुष के अंदर क्या लग जाता है? को विभक्ति लग जाती है। नेक्स्ट है आपका करण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष के बाद में हम देखेंगे करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष है, इसकी विभक्ति होती है से। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कर्ता की आपको याद नहीं रखनी है, क्योंकि कर्ता की है वो कारक के, कर्ता कारक की जो विभक्ति है वो यहाँ पर आपके समासों में प्रयुक्त नहीं होती है। करण तत्पुरुष विभक्ति होगी यहाँ से आपके क्या होगी? से या के द्वारा। तो दोस्तों ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त। हस्तलिखित, हस्त से लिखित या हस्त के द्वारा लिखित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित या तुलसी से रचित। नेक्स्ट है आपका संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति होती है के लिए। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। तो संप्रदान के लिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो के लिए की क्या हो जाएगी? हवन के लिए सामग्री। नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष की विभक्ति से होती है, लेकिन ये क्या किसी से पृथक होने में यूज होती है। किस में होती है? किसी से पृथक होने में। जैसे किसी पेड़ से पत्ता टूट रहा है तो वहाँ कौन सा होगा? अपादान तत्पुरुष होगा। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। अब यहाँ पे इससे क्यों यूज हुई? कि वो बंदा जो ऋण है उससे अलग हो रहा है, उससे मुक्त हो रहा है, तो क्या आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी आपके अपादान से विभक्ति आ जाएगी। पदच्युत, पद से च्युत। अब पद में है वो जॉब करता है, सरकारी जॉब है, उसने सरकारी जॉब से रिटायरमेंट ले लिया तो वो अपने पद को छोड़कर जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? अपादान तत्पुरुष। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। अब आपको जाना इस रास्ते है, आपने इस रास्ते को छोड़ के ये रास्ता पकड़ लिया, तो आप जो अपना रास्ता था इससे क्या हो गए? अलग हो गए, तो यहाँ से कौन से हो गए? अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष का के की, क्या होता है संबंध तत्पुरुष की? का के की। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजमाता, राज की माता। यह है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष नाम से स्पष्ट है कि संबंध बताएगा। यहाँ पर मंत्री परिषद है तो मंत्रियों की परिषद है, यह मंत्रियों की एक परिषद है, एक संबंध बता रहा है। प्रेम सागर, जो सागर है वो किसका है? प्रेम का है। राजमाता, राज माता, जो माता है वो क्या है? राजा की माता है। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष। अब दोस्तों अधिकरण तत्पुरुष है, इसकी होती है मैं पे पर। क्या होती है? मैं पे पर। वनवास, वन में वास। जीव दया, जीव पर दया। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। यह है अधिकरण तत्पुरुष। तो दोस्तों अव्ययभाव और आपके तत्पुरुष समास हो गए, यह आपको समझ में आए या नहीं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करके मेरे को बताते रहिए। और दोस्तों शेयर करना ना भूलें, अधिक से अधिक इस वीडियो को आप शेयर करते रहे। एंड तक वीडियो देखें, ऐसा वीडियो, ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। साथ में दोस्तों आज फिर बोल रहा हूँ, नोट्स ज़रूर बनाते रहिए। आपको नोट्स की आवश्यकता बाद में नहीं पड़ेगी, एक बार वीडियो देख लोगे तो फिर आप नोट से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा द्वंद्व समास। ये क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। किस समास में? द्वंद्व समास में जो दोनों पद होते हैं वह पद प्रधान होते हैं। दोनों के दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं। जो ये दोनों पद होते हैं ये क्या होते हैं? एक दूसरे के विलोम होते हैं। जैसे रात दिन, दो पद है रात दिन, तो रात और दिन विलोम है एक दूसरे के। सदैव नहीं, यानी
ये नहीं है कि फिक्स है कि द्वंद्व समास में विलोम ही होंगे, विलोम नहीं, लेकिन प्राय ये विलोम होते हैं। इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। अब दोस्तों बात क्या है कि दोनों के दोनों पद प्रधान होंगे, विलोम होंगे, और जो विग्रह करेंगे तो और या का प्रयोग करेंगे। देखते हैं, माता पिता, माता और पिता विलोम है। दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप और पुण्य दोनों विलोम है, पाप या पुण्य, पाप और पुण्य। अन्न जल, अन्न और जल। अपना पराया विलोम है, अपना और पराया, या अपना या पराया। नील लोहित, नीला या लोहित, लोहित का मतलब होता है लाल। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, क्या हो जाएगा, धर्म और अधर्म। सुरासुर, सूर या असुर, सूर या असुर, सूर और असुर। तो दोस्तों ये होता है द्वंद्व समास। ये दोस्तों द्वंद्व समास अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार कमेंट करके बताइए, मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल कमेंट के अंदर सेंड कर दूंगा लिखकर। नेक्स्ट आ रहा है हमारे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जो दो पद होते हैं वो दोनों के दोनों ही प्रधान नहीं होते हैं। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। क्या रहती है, इसमें एक सामान्य अर्थ नहीं निकलता है, एक अन्य अर्थ निकल कर आता है। इसका विग्रह करने पर वाला, है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं। अब देखते हैं हम बहुव्रीहि समास के उदाहरण। कोई भी पद प्रधान नहीं रहता है तो ध्यानपूर्वक देखिए। गजानन, तीसरा अर्थ निकल कर आएगा। जो गजानन है इससे तीसरा अर्थ निकलेगा। गज का आनन है जिसका, गज का आनन है जिसका, गज का नाक है जिसका, कौन है, गणेश। तीसरा अर्थ निकल रहा है गणेश, गणेश के बारे में बोला जाता है गजानन। त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके वह। अब तीन नेत्र किनके हैं, शिव के, तो तीसरा अर्थ निकल रहा है। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी वह, तो चार भुजाएं हैं जिसकी वह चतुर्भुज है, कौन है, विष्णु। षडानन, षट आनन है जिसके, तो षट आनन, अब छह आनन किसके हैं, कार्तिकेय के। दशानन, दस आनन है जिसके वह रावण, 10 के 10 सर है। घनश्याम, घन जैसा श्याम है जो वह है, घन जैसा श्याम है जो वह है कर्षण। पीताम्बर, पीत अंबर है जिसके वह है विष्णु। चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ पर है जिसके, चंद्रचूड़ है जिसके वह गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला है जो। यह होता है हमारा बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है हमारे, नेक्स्ट समास है द्विगु समास। अब द्विगु समास क्या होता है। द्विगु समास में प्राय पूर्व पद संख्यावाचक होता है, तो कभी कभी परपद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, जो दो पद होते हैं, पहला पद होता है ये क्या होता है, संख्यावाचक होता है। कभी कभी बाई चांस आपको दूसरा पद भी क्या संख्यावाचक मिल सकता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है। जो संख्या यहाँ पे प्रयुक्त होगी वो किसकी, समूह का बोध कराएगी। कि समूह के रूप में हम देख सकते हैं कि चौराहा, चार रास्तों का जो समूह होता है, यहाँ पे क्या आएगा, चौराहा। संख्या आ रही है चार, लेकिन ये क्या आ रही है, एक समूह का बोध करा रही है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुव्रीहि समास में देखा। यहाँ पे किसी भी समूह का बोध कराएगी, अन्य तीसरा अर्थ निकल कर नहीं आएगा यहाँ से संख्या से। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। आगे हम देखते हैं इसके उदाहरण। दो राहा, दो राहों का समाहार या दो राहों का समूह है, दो आ रहा है। पक्ष, द्वे, पहले में पक्ष है लेकिन द्वितीय पद में द्वे, दो संख्यावाचक शब्द है, दो पक्षों का समूह है। संपादक द्वे, दो संपादकों का समूह। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह है, यह समाहार। त्रिलोक या त्रिलोकी, तीन लोकों का समाहार। त्रिरत्न, तीन रत्नों का समूह है या तीन रत्नों का समाहार। पंचवटी, पांच वटों का समाहार। षडभुज, षडभुज का क्या हो जाएगा, छह भुजाओं का समाहार। सप्ताह, सप्त दिनों का समाहार। सतसही, सात सौ का समाहार। सप्तशती, सप्त शतकों का समाहार। तो दोस्तों हर एक के अंदर आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे संख्यावाचक तिर, पंच, षट, सप्ताह, सप्ताह यानी सात, सत,
सप्त। हर शब्द में आपको यहाँ पे संख्यावाचक शब्द मिल रहा है और तीसरा अर्थ निकल कर एक समूह का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके कौन सा समास होगा, यहाँ पे होगा आपके द्विगु समास। आगे हम देखते हैं कर्मधारय। छठा समास का प्रकार है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष्य। याद रखना, अगर पहला पद इसके अंदर क्या है, विशेषण, तो दूसरा पद क्या होगा, इसके अंदर विशेष्य होगा। इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है। उपमा उपमेय भी इसके अंदर क्या है, उपमान उपमेय भी इसके अंदर प्रयुक्त होते हैं और विग्रह में इसमें रूपी शब्द प्रयोग होते हैं। इसमें एक शब्द विशेषण, दूसरा शब्द विशेष्य होता है। उदाहरण से समझते हैं इस चीज को हम। पुरुषोत्तम, पुरुष जो उत्तम, जो पुरुषों में है उत्तम वो है पुरुषोत्तम। नीलकमल, नीला जो कमल, नीला है जो कमल वो है नीलकमल। महापुरुष, महान है जो पुरुष। घनश्याम, घन जैसा श्याम। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका। यहाँ पर दोस्तों तीसरा अर्थ नहीं निकलेगा, जबकि इसका समास विग्रह ही होगा, तीसरा अर्थ यहाँ पे नहीं निकलता है। तीसरा अर्थ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, बहुव्रीहि समास में मिलेगा। महर्षि, मान है जो ऋषि। नराधम, अधम है जो नर। अधमरा, आधा है जो मरा, आधा है जो मरा। चरम सीमा, चरम है जो सीमा। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। कर्षण पक्ष, कर्षण यानी कर्षण को हम काला कहते हैं, काला है जो पक्ष। मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, मंद जो बुद्धि। तो दोस्तों ये है हमारा कर्मधारय समास। तो दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो आपको समास का जो संपूर्ण टॉपिक है वो एक वीडियो के अंदर आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके मेरे को ये ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। दोस्तों आपसे निवेदन करता हूँ इसको अधिक से अधिक शेयर करें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके अपने सभी मित्रों तक ये वीडियो पहुँच जाना चाहिए। धन्यवाद।